की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आदर्श गैस के दाब का व्यंजक स्थापित किया था। हमने स्थापित किया था आदर्श गैस के लिए औसत दाब होता है P बराबर 1/3 रो V² RMS। आदर्श गैस के लिए औसत दाब का व्यंजक होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बॉयल का नियम। यह नियम पहले से आ चुका है। बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी गैस की दी गई मात्रा के लिए यदि ताप अपरिवर्तित रहे यानी ताप को नियत लेना है तो दाब और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P समानुपाती 1/V होता है। इस नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे? गतिक प्रतिरूप से हम जानते हैं कि 1 ग्राम गैस के लिए समीकरण होती है PV बराबर nRT और 1 ग्राम के लिए हो जाएगी PV बराबर RT। आदर्श गैस की यह अवस्था समीकरण है और आदर्श गैस के गतिक प्रतिरूप में हमने ये पढ़ा था। और अगर हमारे पास परम ताप T और अणुओं की संख्या नियत हो, परम ताप T नियत हो और अणुओं की संख्या भी नियत हो, तो PV का मान क्या आएगा? इस समीकरण से PV का मान आएगा नियतांक, यानी R तो पहले से ही गैस नियतांक है 8.3 जूल बटा मोल गुणा केल्विन होता है, जूल बटा मोल गुणा केल्विन। ये तो पहले से ही एक प्रकार से गैस नियतांक होता है R और ये नियतांक है T। अगर हमने परम ताप है उसको नियत मान लिया तो PV बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो अगर हम P को ऐसे लिख दें, P बराबर कांस्टेंट और बटा ये VP के गुणा में है और दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम देखो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, यानी P समानुपाती 1/V। अर्थात दी गई गैस की मात्रा के लिए यदि तापमान अपरिवर्तित हो तो दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दाब और आयतन आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होने से तात्पर्य ये है कि अगर P का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा। P को बढ़ाएंगे तो V क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। P को घटाएंगे तो V का मान बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यही बॉयल का नियम है। बॉयल के नियम अगर समीकरण नंबर 18 PV बराबर कांस्टेंट है, इसकी सहायता से हम इसको ग्राफ भी खींच सकते हैं। समीकरण सीधी 18 क्यों है? ये समीकरण 17 तक हमने पढ़ा था। आदर्श गैस का गतिक प्रतिरूप औसत दाब का व्यंजक स्थापित किया था। वैसे ही अगर यह क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में सम्मिलित हो तो समीकरण 18 आएगी। जैसे आदर्श गैस के लिए दाब का औसत व्यंजक स्थापित कीजिए और उसके बाद पूछ ले कि इसकी सहायता से बॉयल के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए या बॉयल का नियम स्थापित कीजिए, तो हम समीकरण नंबर 18 लिखेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया बॉयल का नियम क्या है, इसे व्युत्पन्न कीजिए, तो हम इसे समीकरण नंबर 1 ही देंगे, क्योंकि अब तो ये हमारा उत्तर यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉयल के नियम से, तो ये हमारा लिए पहला ही समीकरण है। दी गई गैस की मात्रा के लिए यदि ताप नियत हो तो दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बॉयल ने कहा था, यही बॉयल का नियम है। अब अगर हम P और V के मध्य ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा। देखिए ये ग्राफ है। इसमें देखो x एक्सिस पर तो लिया गया है आयतन और y अक्ष पर लिया गया है दाब। ज्यों आयतन का मान बढ़ रहा है त्यों वैसे वैसे दाब का मान घट रहा है। ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। देखिए एक बात देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अगर हम P और V के मध्य ग्राफ खींचे बॉयल के नियम से तो हमें यह वक्र प्राप्त होगा। अगर हम
P और 1/V के मध्य ग्राफ खींचे तो हमें यह वक्र प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है, P समानुपाती 1/V, P 1/V के समानुपाती है, जबकि V के व्युत्क्रमानुपाती है और 1/V के समानुपाती है। ऐसे देखिए, अगर यही ग्राफ हम log P और log V के बीच ग्राफ खींचे तो हमारा ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? देखिए, PV बराबर क्या है, हमारे बॉयल का नियम है PV बराबर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मान लेते हैं कोई भी एक राशि A, यानी PV बराबर क्या है, A। दोनों ओर log लेने पर, यहाँ log लेंगे तो ये हो जाएगा log PV, ये हो जाएगा A, यानी कांस्टेंट ही रहेगा। ये हो जाएगा log A इंटू बी, हमारे पास एक सूत्र है log A इंटू बी बराबर होता है log A प्लस log B, यानी गुणा में दो राशियों के पूर्व log हो तो उनका हम जोड़ बना देते हैं अलग अलग log लेकर के। log AB का सूत्र होता है log A प्लस log B, log P प्लस log V बराबर A। log P का मान क्या आएगा, A माइनस log V। अगर हम इसका ढाल निकालें, इसका ढाल किसके बराबर होगा, यानी E के बराबर होगा। और ये वक्र इस प्रकार प्राप्त होगा log P बराबर A माइनस log V। ऐसा कैसे पता चला कि यही ग्राफ प्राप्त होगा? हमने कक्षा 11 में ये पढ़ा था, सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, ऐसे पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ पर x के गुणा में होगी उसकी प्रवणता और ये होगा नियतांक। यहाँ पर नियतांक तो a है और x के गुणांक में m है, उसका मान क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात ढाल ऐसे नीचे की ओर झुकती हुई होगी। y बराबर mx प्लस c का ऐसे ग्राफ होता है ना बढ़ते हुए, वो तो mx माइनस c का मान ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार ये ग्राफ बनेगा। आगे है ऊर्जा का समविभाजन का नियम। ऊर्जा का समविभाजन का नियम, यह नियम एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, उन्होंने यह नियम दिया था। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा के समविभाजन का नियम दिया था। मैक्सवेल ने यह बताया कि किसी भी गतिक निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। यानी स्वतंत्रता की कोटि हमने एक बार पहले भी पढ़ा था, अलग से थोड़ा सा नोट कर ले। स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटि कोई भी गैस या कोई गैस जितनी स्वतंत्र दिशाओं में, कोई गैस जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गमन करती है वह उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। वह उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। जैसे हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है ना, एक परमाणुविक गैस, द्विपरमाणुविक गैस, बहुपरमाणुविक गैस, ऐसे किसी भी, पहली परिकल्पना क्या है, किसी भी गतिक निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा इसकी सभी
इसकी सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से बंटी हुई या वितरित होती है। आदर्श गैस में प्रत्येक अणु की स्वतंत्रता की कोटि के लिए औसत स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है। ये केवल आदर्श गैस के लिए है। आदर्श गैस में प्रत्येक अणु की स्वतंत्रता की कोटि के लिए औसत स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है। औसत स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा को हम ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे सामान्यतः ई बार औसत स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा का मान होता है 3/2 RT, लेकिन आदर्श गैस के लिए इसका मान होता है 1/2 kT। देखिए, यदि एक निकाय में अणुओं की संख्या है n और उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि है F, तो उस निकाय की ऊर्जा हम किस प्रकार दे सकते हैं? प्रत्येक अणु की स्वतंत्रता की कोटि तो होती है 1/2 और गुणा में उसकी स्वतंत्रता की कोटि, और जितने अणु हैं उतने अणु को इनसे गुणा कर देंगे, कुल ऊर्जा U का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा F/2 kNT, समीकरण नंबर 1। अगर अब हम एक परमाणुीय गैस के लिए, द्विपरमाणुीय और बहुपरमाणुीय गैस के लिए हम औसत इसकी ऊर्जा की गणना करेंगे, गैस की ऊर्जा की गणना बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम एक परमाणुीय गैस के लिए करेंगे। एक परमाणुीय गैस में देखिए, एक परमाणुीय गैस में केवल और केवल रेखीय गति संभव है, और रेखीय गति करने वाली गैस की स्वतंत्रता की कोटि होती है 3। याद रखिए अलग से, एक परमाणुीय गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, और द्विपरमाणुीय गैस की स्वतंत्रता की कोटि होती है 5। याद रखिए, 1 ग्राम मोल एक परमाणुीय गैस की ऊर्जा कितनी होगी? 3/2 F, यानी स्वतंत्रता की कोटि है, इसकी जगह हम कितने रख देंगे? इसकी जगह हम रख देंगे 3/2 kNT। यहाँ n क्या है? n है Na, नंबर ऑफ ए अवोगाद्रो संख्या, और k और n को अगर मोल्टजमान नियतांक और अवोगाद्रो नियतांक का मान होता है R। याद रखिए R बराबर n स्मॉल, यहाँ पर कैपिटल A अवोगाद्रो नंबर और k बोल्टजमान नियतांक, यानी R बराबर Na। अतः गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करें। हम विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करेंगे। विशिष्ट ऊष्मा होती है Cv बराबर du/dt, यानी U का T के सापेक्ष अवकलन। इसका T के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 3/2 R, T का T के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम द्विपरमाणुक गैस के लिए ज्ञात करेंगे। देखिए, द्विपरमाणुक गैस में गैस के अणु रेखीय गति तो करते ही हैं, साथ साथ में घूर्णन गति भी करते हैं। रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों साथ साथ ही करते हैं। इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि होती है 5। 3 तो होती है रेखीय गति के कारण और 2 होती है घूर्णन गति के कारण। अतः 1 ग्राम मोल गैस द्विपरमाणुक गैस के लिए हमने कितनी गैस ली है? 1 ग्राम मोल। तो R का मान हो जाएगा, N का मान यानी 1 हो जाएगा 5/2। F की जगह हमने 5 रख दिया, यानी कुल ऊर्जा के लिए सूत्र हमें प्राप्त हुआ था, ऊर्जा के सम विभाजन के नियम से प्राप्त हुआ था F/2 kNA और यहाँ पे T। F की जगह हमने रख दिया 5 kNAT। K और Na का गुणा होता है R और विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी T के सापेक्ष अवकलन du/dt बराबर 5/2 R।
समीकरण नंबर 5। त्रिपरमाणुक गैस के लिए क्या होती है? त्रिपरमाणुक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि होती है 7। 3 तो होती है घूर्णन की, और 3 तो होती है रेखीय गति की, 2 होती है घूर्णन गति की, 2 होती है कंपन गति के कारण। इस प्रकार होती है। देखिए त्रिपरमाणुक गैस में रेखीय गति के कारण कितनी होती है? स्वतंत्रता की कोटि होती है रेखीय गति के कारण 3, घूर्णन के कारण कितनी होती है? 2, और कंपन के कारण 2, कितनी हो गई कुल? 7। तो यहाँ पर इस सूत्र में 7/2 के NaT, के और Na का गुणनफल हो गया R, इसका T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 7/2 R। एक स्थिति और है, त्रिपरमाणुक गैस में अगर परमाणु रेखीय रूप से गति न करे या रेखीय रूप से व्यवस्थित ना हो, ऐसा एक अपवाद है हाइड्रोजन यानी जल, H2O H2O ये देखिए त्रिपरमाणुक है, लेकिन इसमें परमाणु रेखीय रूप से व्यवस्थित नहीं है। हम केमिस्ट्री में H2O की जब संरचना बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ये रेखीय रूप नहीं है। इसमें क्या होगा? इस प्रकार के अणुओं में स्वतंत्रता की कोटि होती है 6, 3 रेखीय और 3 घूर्णन के कारण, तो F की जगह 6 रख देंगे, हमें प्राप्त होगा विशिष्ट ऊष्मा 3R। अब तक हमने विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर ज्ञात की थी। अब हम नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा की गणना करेंगे। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा की गणना करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कक्षा 11 में। कक्षा 11 में हमने एक मेयर संबंध पढ़ा था, Cp - Cv = R। ये रसायन विज्ञान में भी पढ़ा, भौतिक विज्ञान में भी हमने पढ़ा। आज हमें दोबारा पढ़ने का मौका मिला है कि Cp - Cv का मान होता है R। इस संबंध को एक निश्चित नाम से हम बोलते हैं, इस संबंध को कहते हैं मेयर संबंध। Cv का मान हमारे पास एक परमाणुक गैस के लिए भी है, द्विपरमाणुक गैस के लिए भी है, त्रिपरमाणुक गैस के लिए भी है। हम Cp का मान ज्ञात कर सकते हैं, पक्षांतरण करो, Cp = Cv + R। इस सूत्र में सबसे पहले एक परमाणुक गैस के लिए Cv का मान रखेंगे। हमने एक परमाणुक गैस के लिए Cv का मान प्राप्त किया था 3/2 R। कितना प्राप्त किया था? 3/2 R + R, दोनों का योग होगा 5/2 R। यह एक परमाणुक गैस के लिए नियत दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। अब देखिए हम यह भी जानते हैं कि गामा का मान, गामा किसे कहते हैं? रुद्धोष्म अनुपात या परमाणुकता। गामा का मान होता है Cp और Cv का अनुपात। Cp का मान है 5/2 R, Cv का मान है 3/2 R। R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आएंगे 5/2 या 5/3, और 5/3 का मान होता है 1.67। अर्थात एक परमाणुक गैस के लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 3/2 R। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 5/2 R। मेयर संबंध एक परमाणुक गैस के लिए गामा का मान होता है 1.67 या 5/3। इम्पोर्टेंट टॉपिक याद करें, अलग से सूत्र कॉपी में या अलग से नोट करें, महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल हल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अब हम पढ़ेंगे द्विपरमाणुक गैस के लिए। याद कीजिए, द्विपरमाणुक गैस के लिए हमारे लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना प्राप्त हुआ था? हमारे पास प्राप्त हुआ था 5/2 R। नियत आयतन पर द्विपरमाणुक गैस के लिए Cv का मान प्राप्त हुआ था 5/2 R।
नियत आयतन पर Cp का मान क्या हो जाएगा 7/2 R। गामा बराबर Cp/Cv का मान प्राप्त हो जाएगा 1.4 या 7/5। त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए हमने Cv का मान प्राप्त किया था 7/2 R। त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए Cv का मान कितना प्राप्त हुआ था 7/2 R और Cp का मान हो जाएगा 9/2 R। इसमें प्लस R जोड़ देंगे। गामा का मान Cp/Cv का मान आ जाएगा 9/7 यानी 1.29। यदि परमाणु रेखीय रूप से व्यवस्थित ना हो इस समय हम क्या करेंगे Cv का मान 3R, Cp का मान 1R जोड़ दो 4R और गामा का अनुपात Cp/Cv 4/3 या 1.33। एक बार हम दोबारा से रिवीजन करेंगे, दोबारा से नोट करेंगे। सबसे पहले एक परमाणु गैस की बात करेंगे। Cv का मान कितना आया था 3/2 R। Cp का मान कितना आया था 5/2 R। गामा का मान कितना आया था 5/3 या 1.67। ठीक है। द्विपरमाणुवीय गैस के लिए देखिए, द्विपरमाणुवीय गैस के लिए Cv का मान कितना आया था 5/2 R। Cp का मान आया था 7/2 R। गामा का मान आया था 7/5 यानी 1.4। यह द्विपरमाणुवीय गैस के लिए। त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए क्या आया था Cv का मान आया था 7/2 R। Cp का मान आया था 9/2 R और गामा का मान आया था 9/7 यानी 1.29। यदि परमाणु रेखीय रूप से व्यवस्थित नहीं हो तो 3R आया था, इसका मान 4R आया था, इसका मान आया था 4/3 या 1.33। सभी को कंठस्थ याद करके रखना है, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी न्यूमेरिकल में इसे यह काम आ सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा अवोगाद्रो संख्या का आंकलन। देखिए अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक है और हम सभी अवोगाद्रो नंबर को कक्षा 11 से उपयोग कर रहे हैं। 6 × 10⁻23 और 6.023 × 10⁻23 भी लेते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या का आंकलन कैसे किया जाता है। देखिए ब्राउनी गति से हमने क्या सीखा था कि ब्राउनी गति तरल पदार्थों में कोलाइडी कण है वो सभी संभव दिशाओं में गति करते हुए अपनी एक ऊंचाई पर संख्या घनत्व को बनाए रखते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष वायुमंडल एक तरल माध्यम है जिसमें बादल है, उनमें पानी भी है, जिसमें कोलाइडी कण व्यवस्थित है। और हम मान लेते हैं कि हम समुद्र तल से h ऊंचाई पर वायु के एक अल्पांश पर विचार करते हैं। ये आयतक घनाकार दिखाया गया है, ये वायु का एक अल्पांश है। पृथ्वी के सापेक्ष भी वायुमंडल एक तरल माध्यम है, उसमें कोलाइडी कण व्यवस्थित है। हम मान लेते हैं कि हम समुद्र तल से h ऊंचाई पर वायु के एक अल्पांश पर विचार करते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये वायु का एक अल्पांश है। यह अल्पांश कहाँ स्थित है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कितना है, अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल से तात्पर्य इसकी क्षेत्रफल एरिया इसका कितना है a। इसकी मोटाई कितनी है dh, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अल्पांश की निचली सतह पर दाब का मान P, ऊपरी सतह पर P+dP है। नीचे से इस पर दाब है वो केवल पृथ्वी सतह लगा रही है और ऊपर से दाब कौन लगा रहा है, वायुमंडल लगा रहा है, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। निचली व ऊपरी सतह पर कोलाइडी कणों की संख्या n और n+dn है। निचली सतह पर कोलाइडी कण यहाँ पर कितनी है n है, यहाँ पर कितनी है n+dn है। हम जानते हैं अल्पांश साम्य अवस्था में अतः अल्पांश की निचली सतह पर बल दोनों और क्या होगा, निचली और ऊपरी सतह पर बराबर होगा। निचली सतह पर बल बराबर क्या होता है, बल बराबर F बराबर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल। और ऊपरी सतह पर कितना है P+dP है, ये तो दाब है और ये क्षेत्रफल है, प्लस A × dH यानी क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई इंटू घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ये ऊपर वाली सतह का बल और ये नीचे वाली सतह का बल।
दोनों और P से PA से PA कैंसिल हो जाएगा और dP इंटू A बचेगा, बराबर बचेगा A रो G माइनस H। आगे देखिए dP का मान निकाल लेंगे, dP का मान आएगा माइनस रो इंटू G इंटू DH। आदर्श गैस समीकरण 1 मोल के लिए PV बराबर क्या है RT। आयतन बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर क्या होगा RT। और कैपिटल M क्या है कुल द्रव्यमान या कुल अणुभार यानी M इंटू NA बराबर कैपिटल M। ये याद रखना मना M इंटू NA बराबर कैपिटल M, नाक NA के बराबर R। ये याद करना थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, परीक्षा में नहीं लिखना है ये। तो P का मान कितना आ जाएगा रो RT बटा M इंटू NA। हम इक्वेशन समीकरण 1 में समीकरण 2 का दे देंगे भाग, तो बाएं पक्ष में आएगा dP बटा P और दाएं पक्ष में आएगा माइनस mg NA बटा RT इंटू DS। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का हम क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। बाईं ओर तो सीमा हो जाएगी P0 से B, दाईं ओर हो जाएगी 0 से H। और बाईं ओर समाकलन का मान कितना होगा 1 बटा P का log P यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, log A बटा B यानी log A माइनस log B तो log A बटा B, माइनस mg NA बटा RT 1 इंटू DH यानी H हो जाएगा। तो दोनों ओर क्या लेंगे पहले log ले लेंगे, P का मान प्राप्त होगा P0 e की घात माइनस mg NA इंटू H बटा RT। समीकरण 3 की गति कोलाइडी कणों के लिए भी समान समय के लिए समान समीकरण प्राप्त किया जा सकता है, यानी कोलाइडी कणों के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। तो dN बटा N बराबर माइनस mg NA बटा RT इंटू DH। समीकरण 4 का भी समाकलन कर दो, dN बटा N बराबर माइनस mg NA बटा RT इंटू DH। समीकरण 4 का समाकलन करेंगे तो बाएं पक्ष में सीमा हो जाएगी N0 से N तक, दाएं पक्ष में ऊंचाई के लिए H तक। सीमा का पता कैसे चला भी, कौन सी सीमा कहाँ लगेगी, ये देखिए किसके सापेक्ष समाकलन है N के सापेक्ष समाकलन है, सीमा लगेगी N की। दाएं पक्ष में समाकलन है H के सापेक्ष तो सीमा लगेगी H की। इसका समाकलन है log N बटा N डॉट बराबर माइनस mg NA H बटा RT, log N0 बटा N बराबर mg NA बटा RT इंटू माइनस H। दोनों ओर क्या लेंगे log ले लेंगे तो NA बराबर RT बटा mgh ln N डॉट बटा N। समीकरण 5 का जब प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया गया तो परिणाम में काफ़ी अंतर था। इस अंतर को समझने के लिए माना कि कोलॉइडी कणों पर उत्प्लावन बल भी कार्य कर रहा है। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः यदि कोलॉइडी कणों का आयतन V हो तो M के स्थान पर dN इफेक्टिव आएगा, जिसका मान है V रो माइनस रो डॉट। यहाँ रो कोलाइडी कणों का घनत्व तथा रो डैश वायु का घनत्व है। अतः समीकरण 5 में दोनों क्या रख देंगे मान रख देंगे। समीकरण 7 है, समीकरण 7 है ये अवगाद्रो संख्या का आकलन है Na। देखिए R का मान गैस नियतांक रख सकते हैं, T का मान टेम्परेचर हम रख सकते हैं और कोलाइडी कणों की संख्या हम रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। V का मान लिख सकते हैं, वायु और कोलाइडी कणों का घनत्व लिख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण और क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। समीकरण 7 क्या है किसका समीकरण है अवगाद्रो नंबर का समीकरण है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा का न्यून तापों पर व्यवहार। इस टॉपिक में आज की इस क्लास में इतना ही। इसके बाद कल हम विशिष्ट ऊष्मा का न्यून तापों पर व्यवहार पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद आज की क्लास के लिए।